तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड चैनल पर फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम ल्यूसेंट बायोलॉजी के ऊपर कुछ सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, तो ल्यूसेंट बुक के बारे में आप जानते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम ल्यूसेंट बुक के ऊपर जो बायोलॉजी की सेक्शन है उससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज करना स्टार्ट करेंगे एंड ये सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा चलेगा। हम सबसे पहले बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, देन फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री भी हम समाप्त कर लेंगे, यानी कि पूरा का पूरा ल्यूसेंट बुक हम समाप्त कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ल्यूसेंट की हमने कंप्यूटर की बुक ऑलरेडी समाप्त कर रखी है। तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया था, देख के काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए हम आपके सामने यहाँ पे लूसेंट बुक की जनरल साइंस लेकर के आए हैं, जिसमें से ये पहला बायोलॉजी का सेशन चलेगा। उसी के साथ साथ पैरेलली हम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की भी सेशन चलाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम टोटल 25 सवाल देखेंगे बायोलॉजी के ऊपर। सारे के सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि यूपीएससी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस की काफ़ी ज़्यादा सवाल देखने को आपको मिलेंगे, और सी सेट की तैयारी कर रहेंगे तो उसके लिए भी जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन जो होते हैं बार बार रिपीट करते हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जैसे भी ज्वाइन करेगा वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ मिलते रहेगी एंड सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो पे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, द विटामिन विच आर जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज कोल्ड। कौन से ऐसे विटामिन होती है जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, विच विटामिन इज जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन के थ्रू कौन सा विटामिन बाहर आता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जानने वाली बात है, विटामिन जो होते हैं हमारे दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक को हम कहते हैं दोस्तों फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, एक हो गई आपकी फैट सोल्यूबल, ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन हो गई, और दूसरी आपकी होगी दोस्तों वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो दो तरह की हमें विटामिन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल की हम बात करें दोस्तों, और यहाँ पे वाटर सोल्यूबल की हम बात करें। वाटर सोल्यूबल वो विटामिन होते हैं जो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है, जैसे कि विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो ये दो विटामिन है जो कि आपकी क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो यूरिन क्या है दोस्तों, यूरिन आपकी एक तरह की वाटर की ही प्रोडक्ट है कि नहीं। सारे के सारे किडनी के थ्रू जो फिल्टर होकर बाहर आती है वाटर ही आती है, तो वाटर के साथ कौन जाएगा, फैट सोल्यूबल तो जा नहीं सकती है, वाटर के साथ वाटर सोल्यूबल ही जाएगा, है कि नहीं। तो यूरिन के साथ जो विटामिन रिलीज हो सकती है दोस्तों, वो विटामिन बी भी हो सकती है और विटामिन सी भी हो सकती है। तो दोनों का दोनों यहाँ पे सही है। ओके, एंड यही गाइस हम बात करें वाटर सोल्यूबल बी एंड सी। बाकी जितने विटामिन बच गए, जैसे विटामिन ए हो गए, डी हो गए, ई हो गए और के हो गए, ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये यूपीएससी सीडीएस 2010 में पूछा गया सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ शुगर। तो शुगर के बारे में बात करें, यानी कि चीनी के बारे में बात करें, तो सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स किसके द्वारा चीनी प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा शुगर केन के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, शुगर केन की हम बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पार्ट में ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, इससे चीनी बनाए जाते हैं। तो शुगर केन जो होती है दोस्तों, शुगर केन की बात करें तो इसके अंदर कौन सा शुगर होता है, किस प्रकार की ग्लूकोज होती है। तो यहाँ पे हम जब दोस्तों देखते हैं तो इसको हम सुक्रोज कहते हैं कि नहीं, सुक्रोज होता है। जैसे कि फ्रूट से फ्रक्टोज निकलता है, शुगर केन से हमें क्या देखने को मिलता है, सुक्रोज देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है। यही कैसे हम बात करें तो बीट रूट भी किसी किसी पार्टिकुलर जगह में बीट रूट को भी उपयोग किया जाता है शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, शुगर केन, शुगर केन की साइंटिफिक नेम भी आपको एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है, तो जरूर याद रखिएगा दोस्तों। शुगर केन की साइंटिफिक नेम होती है सच्चाराम ऑफिसरम। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सच्चाराम ऑफिसी, ठीक है, ऑफिसिनेरम। ठीक है, सच्चा राम ऑफिसिनेरम। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, ये होती है इसकी साइंटिफिक नेम। ये सच्चा राम ऑफिसिनेरम हो गया आपके पास। यहाँ पे शुगर केन की क्या है, शुगर केन की साइंटिफिक नेम हो गई। ठीक है, यही कुछ दोस्तों। एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो जीके की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल आपको दोस्तों पूछा जा सकता है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो हम यहाँ पे इस तरह का पॉइंट देते हैं, लिख देते हैं आपको शुगर, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, एक सवाल को पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा जगह है जिसको हम शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। तो शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड दोस्तों ब्राज़ील को कहते हैं। इससे पहले किसको कहा जाता था, इससे पहले हवाना को कहा जाता था, अब किसको कहा जाता है दोस्तों, ब्राज़ील को। तो अच्छे से याद रखिएगा, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड हम ब्राज़ील को कहते हैं। अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो तीसरा नंबर सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वोल्केनिक, विच वन ऑफ द अबव, विच
ऑफ द अबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। कौन सा ऐसा दिया गया ऑप्शन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है? तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आपको इस सवाल में पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कौन करता है अर्थ पे? तो फोटोसिंथेसिस एक तरह का प्रोसेस है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से फूड प्रिपेयर करता है कि नहीं, फूड प्रिपेयर करता है कि नहीं दोस्तों? हम ये जानते हैं ग्लूकोज के साथ मिलकर के फूड प्रिपेयर करता है ये किसके लिए? प्लांट के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों प्लांट उपयोग करता है, ठीक है, ना कि ये रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये लेकर के खाने बनाने में मदद करता है, यानी कि अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए लेता है, लेकिन ये रिलीज क्या करता है दोस्तों? ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जा रहा है, ठीक है। जिसके आपको पता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन आपको देती है, हम ऑक्सीजन उसी से उपयोग में लेते हैं। रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड CO2 छोड़ते हैं, तो यानी कि CO2 हम इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगला देखते हैं दोस्तों, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर जो डीके हो रही होती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ही होगी, ठीक है। तो ये आपका एक और एक क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। चौथा है देखते हैं वोल्केनिक एक्शन। तो वोल्केनिक एक्शन में हार्मफुल गैसेस काफ़ी सारे रिलीज होते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों तीनों ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बात किया जाए नेचर में कौन डाल रहा है? रेस्पिरेशन, डीके एंड वोल्केनिक एक्शन। तो ये दोस्तों तो हमने देखा यहाँ पे 2 एंड 3 एंड 4, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, ये सी सेट में पूछा गया था सवाल। चौथा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीकनिंग ऑफ बोन। कौन से ऐसी चीज़ है जिसकी कमी के कारण बोन जो होती है वो वीक हो जाती है, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात है बोन वीकनेस के बारे में बात है, तो कौन सी चीज़ की कमी? तो हम दोस्तों पहले से जानते हैं कि विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी और कैल्शियम, ठीक है, ये दो एलिमेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है आपकी बोन के स्ट्रॉन्गेस्ट होने में। तो इसकी कमी हो जाएगी तो डिफिशियंसी हो जाएगी, एंड इसी डिफिशियंसी को दोस्तों रिकेट्स भी कहते हैं, ठीक है, रिकेट्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन इन चिल्ड्रन, ये हमें ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं दोस्तों डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल वीकनिंग ऑफ द बोन? तो कैल्शियम। तो ऑप्शन ए को आप करेक्ट करेंगे, तो वन ओनली यहाँ पे कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, टू स्ट्रैंड ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर बाय। तो इस सवाल की तरफ थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं 5वें नंबर सवाल की तरफ। टू स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA आर हेल्ड टुगेदर बाय। जो DNA की दोनों स्ट्रैंड होती है वो आपस में किस आधार पर जुड़ी हुई होती है? तो DNA के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं तो आपने अगर जो बायोलॉजी की बुक में कभी तो जरूर देखेगी, इस प्रकार के DNA होती है, इसमें प्राइम्स होते हैं 5 प्राइम्स 2, ये आ करके 3 प्राइम्स होती है, एंड अपोजिट एंड में 3 प्राइम से जा करके 5 प्राइम होती है, ठीक है। तो DNA कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये DNA हो गए दोस्तों। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है दो स्ट्रैंड, ये जो दो स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं आपस में पैरेलली हेल्ड होते हैं कि नहीं? दो स्ट्रैंड जो होते हैं आपस में पैरेलली हेल्ड होते हैं, तो कौन से बॉन्ड के थ्रू होल्ड होते हैं? तो ये पैरेलली होल्ड होते हैं दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, ठीक है। याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। और दो चार चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है दोस्तों, ये जो दो बेस होते हैं ये आपस में जो जुड़े हुए रहते हैं, एक साइड को हम कहते हैं एडेनाइन, फिर थायमिन, फिर गुआनिन, फिर साइटोसाइन, ठीक है, इस प्रकार से होती है। यानी कि एडेनाइन जो होती है ये जुड़ती है थायमिन से, ये सारे के सारे बेसेस होते हैं DNA के अंदर, ठीक है, थायमिन से, और गुआनिन ये जुड़ती है दोस्तों साइटोसाइन से, साइटोसिन से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, कभी कभी आपको पूछ दिया जा सकता है कि एडेनाइन किसके साथ जुड़ती है DNA स्ट्रैंड में? तो थायमिन से जुड़ के गुआनिन साइटोसिन से। दोस्तों ये DNA थी, यही हम बात करते हैं RNA में, ठीक है। RNA में एडेनाइन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, ठीक है। तो इसमें आपको एक और एक्स्ट्रा देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल हम कहते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा, RNA की हम आगे जाकर के कुछ सवाल आएगी तो उससे रिलेटेड हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो एडेनाइन थायमिन, जब भी एडेनाइन जुड़ेगी थायमिन से जुड़ेगी, एडेनाइन कभी भी साइटोसाइन या फिर एडेनाइन कभी भी गुआनिन से नहीं जुड़ सकती है,
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ समझने में दोस्तों आपको आना चाहिए, ये जो बैकबोन बनी हुई है ना, ये जो स्ट्रैंड बनी हुई है, इसको हम बैकबोन कहते हैं। ठीक है, ये बैकबोन किस चीज़ की बनी हुई है, ये भी आपको इस सवाल में पूछा जा सकता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो गई। तो हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में हेल्ड होते हैं। ठीक है, और एडेनाइन थायनाइन गुआनिन साइटोसिन के बारे में हम समझ गए। और ये जो बैकबोन होती है किसकी बनी होती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन की बनी हुई थी। तो ये सारी चीज़ थोड़ी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये दोस्तों 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इचिंग ड्यू टू इंसेक्ट बाइट इज कोज टू। आपको पता होगा दोस्तों, जब भी इंसेक्ट काटती है आपको, चाहे वो मच्छर काटे या कुछ भी काटे, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुजली होने लगती है। कोई भी इंसेक्ट काटती है आपको वहाँ पे खुजली होने लगती है, यानी कि इचिंग होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो इंसेक्ट जब भी बाइट करती है दोस्तों, तो वो एक स्पेसिफिक एसिड छोड़ देती है हमारी स्किन में, जिसके कारण हमारे स्किन इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलती है। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यानी कि फूलना। ठीक है, रेडनेस, लाल हो जाता है, कभी कभी इचिंग होता है। ठीक है, इचिंग होती है, हमें इरिटेशन होता है, इरिटेशन होता है। ये सारे के सारे चीज़ें दोस्तों इसलिए होते हैं क्योंकि जो इंसेक्ट होती है वो अपने साथ फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है हमारे स्किन के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर। ओके, इसी के कारण हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते, एक और काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो सवाल है आपकी स्क्रीन पे, रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर रिकमेंडेड इन डाइट सिंस दे आर अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। कहा जा रहा है कि रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट खाते हैं यहाँ पे, या फिर जो हरी सब्जियाँ खाते हैं, वो रिकमेंडेड होती है कि जो आपको अच्छी डाइट लेनी है, तो जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट किस प्रकार से ह्यूमन के हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, और साथ ही साथ लॉन्गेविटी को किस प्रकार से प्रमोट करता है। इस सवाल में आपको ये पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है जिसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट हमें फ्रूट से मिलती है, तो ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, आपने ये चीज़ जरूर सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट खाइए स्किन में ग्लो आएगी, चेहरे में ग्लो आएगी, फल फूल खाइए चेहरे में ग्लो आएगी, स्किन में ग्लो आएगी, एजिंग में भी मदद करता है। ठीक है, एजिंग जो होती है आपकी स्किन बहुत जल्दी झुर्रियाँ वगैरह आ जाते हैं, लेकिन आप एंटीऑक्सीडेंट अच्छे प्रकार से ले रहे होंगे तो थोड़ा लेट होगा, यानी कि डिले होगी। तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सराउंडिंग की हम बात करें, हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे हार्मफुल सब्सटेंस है। ठीक है, काफ़ी सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस के आपको पता होगा, अल्ट्रावायलेटेड रेज वगैरह हो जाती हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस है, कार्सिनोजन जो कि कैंसर भी कॉज करवा दे, इतने सारे हार्मफुल गैसेज हैं हमारे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं, एक टर्म है जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या है? तो फ्री रेडिकल दोस्तों, हम जब बात करते हैं फ्री रेडिकल के बारे में, तो फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल एक हाईली, ठीक है, हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। फ्री रेडिकल क्या है? एक हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल, लिख देता हूँ, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल होती है फ्री रेडिकल, एक हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल होती है। ठीक है, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे टॉक्सिन होती है। ठीक है, जितने सारे टॉक्सिसिटी होती है आपके एनवायरनमेंट में, बात किया जाए टोबैको हो गई, ठीक है, टोबैको, टोबैको, स्मोक हो गए, ठीक है, यूवी रेज हो गए, ठीक है, यूवी लाइट्स, ठीक है, यूवी लाइट्स हो गए, ये सारे के सारे आपको पता है हार्मफुल होती है। तो फ्री रेडिकल जो होती है, इनकी काफ़ी छोटी लाइफ स्पेन होती है, लेकिन उस पार्टिकुलर बात किया जाए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की इनकी लाइफ स्पेन होती है, कितनी होती है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की इनकी लाइफ स्पेन होती है। लेकिन इसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दोस्तों ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जा करके आपके डीएनए को डैमेज कर देता है। ठीक है, डीएनए को डैमेज करने लगता है, डीएनए को क्या करने लगता है? डैमेज करने लगता है। ठीक है, फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल क्या है? ये सारे के सारे हार्मफुल, जितने सारे स्मोक हो गए, हार्मफुल गैसेस हो गए, पोल्यूशन के अंदर जितने सारे हमें हार्मफुल गैसेस देखने को मिले, आपको पता है इसके कारण काफ़ी सारे डिजीज हो जाते हैं, बच्चों में भी बहुत सारे देखने को मिलती है, डिफिशियंसी हो जाती है, बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट इसलिए कहा जाता है ना दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट इसलिए लेने को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज
न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है, फ्री रेडिकल के जो इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी में उसके न्यूट्रलाइज करने में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी हद तक मदद करता है। तो यही कारण है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट लेने को लोगों को कहा जाता है, ठीक है, डीएनए डैमेज नहीं होने के लिए, ठीक है, क्योंकि डीएनए डैमेज होगी तो इसके कारण दोस्तों म्यूटेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, म्यूटेशन देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ कार्सिनोजेन यानी कि कैंसर भी आपको इसी के कारण देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन का, दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के दौरान जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी हद तक मदद करता है। तो ऑप्शन बी को आप करेक्ट करिएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 8वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है, इन द फॉलोइंग वेज। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया जाता है, इनके बेसिस है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में। तो यहाँ पे देखा जा रहा है सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप, सारे के सारे सही, ठीक है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो 1 2 3 4 कर दीजिए आराम से, सारे के सारे सही हैं। सी सेट में सवाल पूछा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स इज कॉल्ड। एनुअल रिंग्स किसको कहते हैं दोस्तों? तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि जितने सारे हम बात करते हैं दोस्तों, ट्री होते हैं, ट्री के हम ट्रंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सेवरल ट्री की जब वुड को हम काटते हैं, ठीक है, तो इसमें सेवरल इस प्रकार के रिंग्स देखने को मिलती है। आपने कभी ध्यान दिया क्या, ट्री में इस प्रकार के रिंग्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के रिंग्स जो होते हैं, कितने सारे रिंग्स इसमें बने हुए, सारे को लेकर के दोस्तों हम पता लगा सकते हैं कि ये ट्री कितना साल पुराना है। तो एनुअल रिंग के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। एनुअल रिंग क्या है? एक तरह का प्रोसेस है, स्टडी ऑफ एनुअल रिंग। एनुअल रिंग दोस्तों ट्रीज के रिंग को देख करके आप उसकी एज पता कर सकते हो। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। इसमें आप क्या करते हैं, स्टडी करते हो ट्री के ट्रंक की, ठीक है, ट्री ट्रंक को देख करके इनके अंदर जितने सारे यहाँ पे सर्कुलर जो बनी हुई होती है उसको देख करके आप इनकी एज बता सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का साइंटिफिक मेथड है जो कि ट्री की डेटिंग करते हैं। तो इसको कभी कभी दोस्तों ट्री रिंग डेटिंग भी कहा जाता है। ट्री रिंग डेटिंग भी कहा जाता है कभी कभी इसको, ठीक है। इसको आप याद रखें, ट्री रिंग डेटिंग भी कहा जाता है। ट्री रिंग डेटिंग, ठीक है, ट्री रिंग डेटिंग भी कहा जाता है। वुड के क्या क्या आता है, इसके सर्कुलर सर्कुलर जितने सारे यहाँ पे रिंग्स बने हुए हैं, उस रिंग्स को दिखा करके आप इसकी एज बता सकते हो, इसकी कितने साल का ये है ये आप बता सकते हो, ईयर कर सकते हो। यानी कि बात किया जाए तो ये आप इसका डेट ऑफ बर्थ भी कह सकते हो, ठीक है, DOB भी आप कह सकते हो कि आप बता सकते हो कि ये ट्री कितना साल पुराना है, इस ट्री का कितना साल हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट ईयर जो होती है आप निकाल सकते हैं। यानी कि एक शब्द में हम बात करें तो इससे हम क्या करते हैं दोस्तों, एज ऑफ ट्री की हम एज बता सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट एज ऑफ ट्री हम बता सकते हैं इसके रिंग्स देख करके। तो इसकी जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला चलिए, द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड। फ्रूट की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको पोमोलॉजी कहते हैं। फ्रूट की स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला चलिए, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। प्लांट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको प्लांट एनाटोमी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्लांट एनाटोमी, ठीक है, प्लांट एनाटोमी कहा जाता है। इसी को दोस्तों कभी कभी प्लांट एनाटोमी को कभी कभी क्या कहा जाता है? इसको कभी कभी फाइटोटोमी भी कहा जाता है। फाइटोटोमी से आप क्या समझते हो? तो फाइटो मतलब प्लांट के लिए हम यूज करते हैं फाइटो, ठीक है। तो फाइटोटोमी ये क्या हो गई? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटोमी कहते हैं। क्लियर है? चलिए हम बढ़ते फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल की तरफ आए दोस्तों, 12 नंबर सवाल, द एक्सेस फर्टिलाइजर इज अप्लाइड टू अ प्लांट विदाउट वाटर, द प्लांट विल। तो आपको कहा जा रहा है अगर जो एक्सेस फर्टिलाइजर हम प्लांट में अप्लाई करेंगे बिना पानी दिए हुए तो प्लांट के साथ क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जब आप एक्सेस फर्टिलाइजर दे दोगे, पानी दोगे, इन दो फर्टिलाइजर से प्लांट तो जीने वाला नहीं है। यानी कि प्लांट क्या हो जाएगी? डाई हो जाएगी। प्लांट विल डाई ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस के कारण प्लांट क्या हो जाएगी? डाई हो जाएगी। प्लाज्मोलाइसिस से दोस्तों आप क्या समझते हो? तो यहाँ पे हम चलते हैं प्लाज्मोलाइसिस के बारे में समझ लेते हैं। प्लाज्मोलाइसिस से क्या होती है? इसमें सोयल जो होती है हाइपरटोनिक बन जाती है। सोयल जो होती है क्या हो जाती है दोस्तों? हाइपरटोनिक बन जाती है, हाइपरटोनिक बन जाती है। यानी कि हमें इसमें क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, कॉन्ट्रैक्शन
ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल result in loss of water from the cell। सेल से पानी खत्म हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। प्लांट सेल की प्रोटोप्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके कारण वाटर जो होती है सारी की सारी लॉस हो जाती है सेल के अंदर के कारण, एंड इसी को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, एंड प्लांट विल डाई। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों, 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। टिप्स ऑफ द लीव इन ग्रीन टिप्स ऑफ द लीव्स इन ग्रासेस एंड कॉमन गार्डन प्लांट शोज वाटर ड्रॉप्स इन अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, सुबह सुबह के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों इस सवाल पे, ठीक है। इसमें हम बात करें, सुबह सुबह की बात की जा रही है कि जब भी आप सुबह उठते हो तो देखते हैं लीव्स जो होते हैं या फिर ग्रासेस जो गार्डन के अंदर जितने सारे प्लांट आपको देखने को मिलते हैं, उनके पत्तियां में छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट हमें देखने को मिलती है। सोज वाटर ड्रॉप इन अर्ली मॉर्निंग आवर। सुबह सुबह जब हम सवेरे की बात करें, जब सवेरे एक होता है सुबह दोस्तों, एक होता है सवेरा। सवेरा यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग। सवेरा की हम बात करें, वहाँ पे प्लांट के लिव्स की तरफ चलते हुए तो आपको पैर में बहुत पानी पानी जैसा फील होता है। वो क्या है, वो वाटर के ड्रॉप्स है जो कि प्लांट बाहर फेंकता है। तो दोस्तों किसके थ्रू फेंकता है, प्लांट जो होती है, प्लांट के अंदर दोस्तों हम बात किया लिप्स होती है, ठीक है। प्लांट के अंदर क्या हो गई, लिप्स हो गई। तो ये जो लिप्स हो गए ना, ठीक है, ये जो लिप्स हो गए, लिप्स के अंदर डिफरेंट छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। पोर्स होते हैं, पोर्स से क्या समझते हैं दोस्तों, पोर्स का मतलब होता है छेद, ठीक है। लिप्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान इस पोर से भी काफ़ी सारे मदद मिलते हैं कि नहीं। तो ये जो पोर्स जो होते हैं दोस्तों, ये पोर्स होते हैं, पोर्स से ही सारे का सारा वाटर ड्रॉपलेट बाहर आता है। ये जो पोर होता है दोस्तों, ये जो पोर हुए ना, इसी पोर को क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है दिस वाटर एक्यूमुलेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ये वाटर आती है, तो स्टोमाटा से आती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, व्हेन द बार्क ऑफ ए ट्री इज रिमूव इन ए सर्कुलर फैशन ऑल अराउंड नियर इट्स बेस इट्स ग्रेजुअली ड्राइज अप एंड डाइज बिकॉज। आपको कहा जा रहा है कि एक ट्री है, ठीक है। हम आपको ये डायग्राम के तौर पे बता देते हैं। ये एक ट्री है दोस्तों, ठीक है, प्रकार का एक ट्री है, ऊपर कुछ भी हो, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों कि ट्री ट्री जो होती है उसकी बार्क, बार्क का मतलब दोस्तों होता है इसके लेयर, ठीक है। ट्री की लेयर है छिलका, छिलका कहते हैं ना, या फिर शिल्ड आप कह लो, जो आपको कहना है। इस प्रकार की शिल्ड, इतनी मोटी शिल्ड, ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया है प्लांट का, ठीक है। इस प्रकार की उसकी शिल्ड है, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसके नीचे वाली पार्ट से, इसके नीचे वाली पार्ट रूट के यानी कि बेस की हम बात करें, ये जो बेस है, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ तक का सेल्ड जो होती है, नीचे वाली एरिया की सेल्ड जो होती है, ये यहाँ से छिल लिया गया है, ठीक है। ये क्या कर लिया है, ये छिल लिया गया है, देख रहे हो। अब यहाँ से बस इस प्रकार का प्लांट है, इसकी सेल्ड जो होती है, कवर नीचे तक आती ना, लेकिन इस कवर को क्या कर दिया गया है, छिल लिया गया है, छिल लिया गया है। अब छिलने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये जो प्लांट होती है, मोटी मोटी जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जितने सारे प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स के ऊपर जितने सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि हम बात करें शुगर हो गए, ये सारे के सारे लीव्स में, आपको पता है लीफ में फूड प्लांट खाना बनाती है, लीफ के थ्रू खाना बनाती है, वो सारे के सारे चीज़ नीचे रूट के अंदर भी तो भेजना पड़ेगा ना। ये जो रूट हो गई नीचे अंदर, ठीक है, ये जो नीचे रूट हो गई, रूट के अंदर तो सारे के सारे एनर्जी भेजने पड़ेंगे। तो ये जो सिल्ड होती है ना दोस्तों, ये जो कवच होती है जिसको हम बार्क कहते हैं, ठीक है, ये बार्क हो गई। तो ये बार्क छील लेने के कारण न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स रूट तक नहीं पहुंच पाती है, उसके कारण क्या हो जाती है, इनके पत्ते सूखने स्टार्ट हो जाते हैं। पत्ता क्या हो जाता है, सूखना स्टार्ट हो जाता है। प्लांट सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, पत्ते सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है, एंड ट्री विल डाई, ओके। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी, रूट को एनर्जी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विच वन अमोंग द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू विच वन अमोंग द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू ट्रांसपोर्ट हार्मोन हीट एंड मेंटेन वाटर बैलेंस। आपको कहा जा रहा है कौन सा ऐसा एनिमल टिश्यू है जो कि हार्मोन को ट्रांसफर करता है, हीट और वाटर को बैलेंस करता है। तो दोस्तों वो है ब्लड, ठीक है। ब्लड की काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, ये हार्मोन को तो ट्रांसफर करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पे और बात करते हैं ब्लड के बारे में।
ठीक है। तो ब्लड के बारे में बात करते हैं, जिसके आपको पता है दोस्तों। ऑक्सीजन के बारे में हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई करता है ना टिश्यू और सेल में, यानी कि इट सप्लाई ऑक्सीजन टू टिश्यू एंड सेल। टिश्यू एंड सेल में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। साथ ही साथ बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया हो गए, ठीक है, लैक्टिक एसिड हो गई, लैक्टिक एसिड, ये सबको क्या करता है, इसको भी रिमूव करने में मदद करता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लांट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बाई कटिंग। कौन सा है यहाँ पे दिया गया है कि जिसको काटने के कारण वो प्लांट आगे जाकर के मॉडिफाइड नहीं होगी, मल्टीप्लाइड नहीं होगी, यानी कि प्रोपगेशन नहीं हो पाएगी, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लांट, कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि मल्टीप्लाई नहीं होगी, काटेंगे। रोज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये रोज़ हम क्या करते हैं, स्टेम कटिंग के थ्रू हम रोज़ क्या करते हैं, रोज़ कर सकते हैं कि नहीं। रोज़ तो हो गया। ब्रायोफाइलम के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है, लीफ कटिंग होती है, ठीक है। लीफ कटिंग होती है ब्रायोफाइलम में। एक ब्रायोफाइलम की लीफ आपने शायद देखी होगी, इस प्रकार की गोल गोल सी, ठीक है, इस प्रकार की गोल गोल सी लीफ होती है, और जिसको आप लीफ को बस काट करके आधा पार्ट को मिट्टी के अंदर डाल दोगे ना, तो यहाँ से प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। छोटी छोटी ब्रायोफाइलम की यहाँ पे उगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लीव्स के कॉर्नर से ब्रायोफाइलम प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। अगला बात आता है दोस्तों यहाँ पे मैरीगोल्ड की। तो मैरीगोल्ड भी है, ये भी स्टेम कटिंग प्रोसेस के साथ आती है, ठीक है। मैरीगोल्ड की जो प्लांट होती है, ठीक है। अगला दोस्तों बात आता है बनाना। तो बनाना में आपको रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, किसी प्रकार की कटिंग देखने को नहीं मिलती है। बनाना जो होती है दोस्तों आपकी, जहाँ पे बड़े बड़े बनाना के पेड़ होते हैं उसके साइड से छोटे छोटे प्लांट बाहर आ जाते हैं, या फिर इसके रूट के पार्ट को जो आप काट लोगे एंड उसको रोपोगे, तब वहाँ से छोटा छोटा बनाना के प्लांट निकल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये हम कटिंग के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कैटल आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज प्रेजेंट इन द ग्रास और फूडर दैट दे ईट, दिस एबिलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू द। आपको यहाँ पे कहा जाए कैटल जो होते हैं, जितने सारे सेवरल कैटल्स होते हैं, कैटल्स के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि काव हो गए, सीप हो गए, गोट हो गए, ये सारे के सारे कैटल जो होते हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। आपको एक चीज़ बता दो दोस्तों कि ह्यूमन की बॉडी जो होती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी सेलुलोज को, ठीक है, सेलुलोज को कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो है कभी भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। हमारे अंदर ऐसा कोई भी स्पेशलाइज इंजाइम या फिर बात किया जाए केमिकल नहीं है हमारे पास कि हम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। लेकिन लेकिन जो कैटल्स होते हैं, जैसे कि हो गए आपके काव, सीप एक्सेट्रा, ये सारे के पास दोस्तों सेलुलोज बहुत आराम से, इनका क्या होता है, सेलुलोज बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। सेलुलोज यहाँ पे काउ सिप सेलुलोज हो गए, ये सारे के सारे क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है आराम से। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जितने सारे ये एनिमल हो गए, कैटल्स हो गए, इनके स्टोमक के अंदर एक चैम्बर होता है जिसको दोस्तों रूमेन कहा जाता है, ठीक है। रूमेन एक चैम्बर होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के नाम भी हम आपको बता देंगे ताकि आप याद रखिएगा, रूमिनोकोकस, ठीक है, रूमिनोकोकस एंड दो बैक्टीरिया हो गई, एक हो गई आपकी सेलेनोमोनस, ठीक है। ये दो तरह की बैक्टीरिया है जो कि इन कैटल के स्टोमक के अंदर पाया जाता है, जो कि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। उसी के कारण ये कैटल जो होते हैं आराम से इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा कि कैटल के अंदर, अब से आपको पूछा जाएगा सेलुलोज किस प्रकार से डाइजेस्ट करते हैं, तो इनके अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। वही बैक्टीरिया इनको क्या करता है, सेलुलोज को डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है छोटे छोटे पार्टिकल में, एंड ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। यानी कि इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज डिग्रेडिंग बैक्टीरिया इन द रूमेन। इनके रूमेन के अंदर क्या होती है, सेलुलोज डिग्रेडिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया का नाम भी हमने आपको यहाँ पे लिख दिया, रूमिनोकोकस एंड सेलेमोनस, ठीक है, सेलेमोनस। अच्छे से याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट तो आप ले लेंगे, नहीं नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ के थ्रू आप जान लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, वाई आर प्रेग्नेंट वुमेन रिकमेंडेड सब्सटेंशियल इंटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन देयर डाइट स्पेशली इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर। पहले 3 ट्रिमेस्टर में फर्स्ट ट्रिमेस्टर की हम बात करते हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं को रिकमेंड किया जाता है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते रहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होते हैं उनके अंदर फोलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फोलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, फोलिक एसिड पाया जाता है। और फोलिक एसिड से कारण क्या होता है दोस्तों? डीएनए की सिंथेसिस में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करता है। ठीक है, डीएनए के सिंथेसिस में मदद करता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दे आर रिच इन सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। दे आर रिच इन सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए सिंथेसिस। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 19th नंबर सवाल में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट कॉजेज डो। डो जो होती है दोस्तों, आटा जो आप गूंद के रखते हो, ठीक है, वो फुल क्यों जाता है? टू राइज व्हेन ईस्ट इज एडेड टू इट। ईस्ट जब भी ऐड किया जाता है डो के अंदर तो क्या हो जाता है दोस्तों? जैसे कि आपको पता है, आटा को थोड़ी देर तक छोड़ने से ईस्ट अपने आप उसके अंदर डेवलप हो जाता है। तो ईस्ट डेवलप होने के बाद दोस्तों क्या होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लगातार रिलीज करना स्टार्ट कर देता है ईस्ट। ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रही है, फर्मेंटेशन हो रही होती है, फर्मेंटेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वहाँ पे, है कि नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, उसके कारण आटे, अगर जो आप छोटी से एक कटोरे के अंदर, ठीक है, मान लो कि आपका एक थैला छोटा सा आपने कटोरा यहाँ पे रखा हुआ है, आटे को आपने यहाँ पे रखा होगा, ठीक है, इतना आटा आपने रखा हुआ है। तो थोड़ी देर के बाद आप 2-3 घंटे के बाद देखेंगे तो आपका पतीला कुछ इसी प्रकार का होगा, लेकिन आटे जो होगी दोस्तों, अब आपकी आटा फूल करके इतनी हो जाएगी। ठीक है, फूल करके बड़ी सी आटा हो जाएगी। इसके अंदर क्या होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं अंदर में, ठीक है, फर्मेंटेशन के कारण। ठीक है, इस डेवलप कर देता है। तो यहाँ पे देखिए सवाल जो है, इट इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ईस्टल्स। तो यहाँ पे, और यहाँ पे रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, इसलिए ऐसा होता है। ये सवाल CDS 2014 में पूछा गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर की उपयोग में लेते हैं? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होती है जिसके कारण ट्रांसपीरेशन हमें देखने को मिलती है? दोस्तों ये आपको अच्छे से पता होगा, स्टोमाटा के कारण। ठीक है, स्टोमाटा से हमें ये सब चीज़ देखने को मिलती है। स्टोमाटा क्या दोस्तों? यहाँ पे बात किया जाए ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन आखिर है क्या? तो ट्रांसपीरेशन क्या है दोस्तों? ट्रांसपीरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस है जो कि एक्सेस वाटर जो होती है वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पेपर। ठीक है, यानी कि एक्सेस एक्सेस वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, वेपर के फॉर्म में एक्सेस वाटर जो होते हैं प्लांट से बाहर आ जाती है। इसके थ्रू दोस्तों, एस्टोमाटा के थ्रू। एंड यही वो पानी है जो कि आप सुबह सुबह ओस जिसको आप कहते हो, या फिर लीफ जो पानी छोड़ती है, जो पत्ते में आप देखते हो पानी पानी के ड्रॉपलेट होते हैं, यही वो पानी है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के कारण देखने को मिलता है। तो हो गया आपका स्टोमाटा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस इन द प्लांट। तो इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस इन द प्लांट, यानी कि बात किया जाए, इसमें वस्कुलर सिस्टम के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, रूट वस्कुलर सिस्टम के बारे में बात किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, मार्केंटिया दिया गया है, मार्सेलिया दिया गया है, फर्न दी गई है, साइकस दी गई एग्जाम्पल में। तो पहले बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो मार्सेंटिया के बारे में। तो दोस्तों मार्सेंटिया क्या है? ये एक तरह का ब्रायोफाइट है। क्या है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के पास किसी भी प्रकार की वाटर वस्कुलर सिस्टम, रूट वस्कुलर सिस्टम नहीं थी। तो यही दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रूट वस्कुलर सिस्टम होती है दोस्तों, वो टेरिडोफाइट से आना स्टार्ट हुआ था, जो कि एग्जांपल है आपकी मार्सेलिया एंड फर्न। तो मार्सेलिया एंड फर्न ये क्या है दोस्तों? टेरिडोफाइट है। ठीक है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट से यहाँ से दोस्तों वस्कुलर सिस्टम, रूट वस्कुलर सिस्टम आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, वस्कुलर सिस्टम आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ब्रायोफाइट में वस्कुलर सिस्टम नहीं थी। ठीक है, वस्कुलर सिस्टम क्या थी? नहीं थी, इसलिए यहाँ पे मार्चेंटिया करेक्ट आंसर होगी। मार्सेलिया की बात करें एंड फर्न की बात करें तो ये सारे टेरिडोफाइट के अंदर आते हैं, इनके पास वस्कुलर सिस्टम थी। साइकस के बारे में बात करें, या फिर यही हम बात कर ले दोस्तों, पाइनस की बात कर ले, ये सारे के सारे दोस्तों किस कैटेगरी में आते हैं? आते हैं जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में ये, यानी कि ये क्या है दोस्तों? फ्रूट फ्रूट ये एसिड ट्री है जो कि फ्रूट देती है। ठीक है,
और एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट को आप क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म, यहाँ पे भी फुली डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम थी, रूट वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ब्रायोफाइट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि मार्चेंटिया की बात कर रहे हैं। इनके पास किसी भी प्रकार की स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू नहीं थी ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर और अदर सब्सटेंस के लिए। अगला सवाल देखिए, हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज की थी दोस्तों एंटोनी वॉन लीवनहुक ने। तो अच्छे से याद रखिएगा, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवनहुक ने किया था। अगला सवाल देखिए, ह्यूमन बॉडीज मैन ऑर्गन ऑफ बैलेंस इज लोकेटेड, ह्यूमन की बॉडी के अंदर मैन ऑर्गन जो कि बैलेंस करवाता है बॉडी को, वो किसके अंदर पाया जाता है। तो यह आपके कान के अंदर वाले पार्ट में पाया जाता है, इनर पार्ट ऑफ ईयर। अच्छे से याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं, इन सॉइल वाटर दैट इज रीडली अवेलेबल टू द प्लांट रूट इज। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है सॉइल के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट, देखिए वाटर भी बहुत सारे प्रकार के वाटर होते हैं जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल होती है न्यूट्रिशन लेने के लिए। ठीक है, तो वाटर जो कि रीडली अवेलेबल है, आराम से अवेलेबल है, ठीक है, प्लांट के रूट के लिए, वो कौन सी वाटर है। तो यहाँ पे आती है दोस्तों ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होती है दोस्तों, जब भी ये रेन वगैरह होती है उसके थ्रू जो पानी आती है, ठीक है, एंड वो पानी दोस्तों आपको पता है ग्रेविटी के कारण नीचे की तरह सारे के सारे वाटर चली जाती हैं। ठीक है, अर्थ के सतह की तरफ वाटर भाग जाती है। तो यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं तो ये ग्रेविटेशनल वाटर कुछ टाइम तक होगी, यानी कि हम बात किया जाए जब रेन वाटर जो होती है, यानी कि फ्यू डेज़ के लिए, 1 से 2 दिन के लिए ही ये पानी को यूज़ में लिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पानी जो सॉइल से मिलता है प्लांट को ग्रो करने के लिए रूट पे, तो वो है कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, टर्म को याद कर लीजिएगा कि कैपिलरी वाटर से सबसे ज़्यादा प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है। अगला आ गया दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर आपका अगला आ गया। फिर इसके बाद है रेन वाटर। रेन वाटर बात किया जाए दोस्तों, वही है ग्रेविटेशनल वाटर के बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा है। रेन वाटर की हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो रेन वाटर ये भी कुछ टाइम तक ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बहुत कम मात्रा में यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर कैपिलरी वाटर से। अगले चलते हैं 25 नंबर सवाल की तरफ। द फूड पॉइजनिंग इज कॉल्ड बाय, फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है। फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों फूड पॉइजनिंग बहुत सारी चीज़ों के कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण भी होती है, वायरसेस के कारण भी होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू हमें काम करना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से आपको याद आ रहा होगा कि एक डिजीज़ होती है जिसको आप कहते हैं टेटनस। टेटनस सुने हैं, टेटनस, लोहे से कट गया, जल्दी से टेटनस का इंजेक्शन ले लो नहीं तो टेटनस हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होती है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, तो ये हो गए। अगला चलते क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। तो बोट्यूलिनम के कारण दोस्तों, इस बैक्टीरिया के कारण, ये क्या है दोस्तों, सारे के सारे बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, बैक्टीरिया है। बैक लिख देता हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे बैक्टीरिया है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम के कारण दोस्तों एक डिजीज होता है जिसको कहा जाता है बोट्यूलिज्म। ठीक है, बोट्यूलिज्म क्या है दोस्तों, बोट्यूलिज्म एक तरह का फूड पॉइजनिंग होता है, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग होती है, यानी कि जितने सारे कॉन्टामिनेटेड वाटर हो गए, रखे हुए काफ़ी देर का फूड आप खा लेते हो तो उसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, बोट्यूलिज्म, जो कि होती है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम के कारण। अगला देखिए सैल्मोनेला टाइफी। तो दोस्तों सैल्मोनेला टाइफी, इससे भी आपको याद आ रहा होगा, एक डिजीज़ होती है, आपने सुना होगा, शायद आपको हुआ भी होगा कभी, टाइफॉइड। तो टाइफॉइड होती है दोस्तों सैल्मोनेला टाइफी से। ठीक है, तो टाइफॉइड होती है, ये भी दोस्तों हम बात करते हैं, ये भी कॉन्टामिनेटेड वाटर के कारण, गंदे पानी पीने के कारण भी टाइफॉइड हो जाता है। अगला चलते हैं दोस्तों बैसिलस एंथ्रेक्सिस। तो बैसिलस एंथ्रेक्सिस के कारण एक डिजीज होता है जिसको हम कहते हैं एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स, ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों फूड पॉइजनिंग, आपने यहाँ पे देखा क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम के कारण हुआ। ठीक है दोस्तों, ये बस आज के हमारे इस लेक्चर में था, 25 सवाल हमने इस लेक्चर में देखा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम में PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को जैसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड हाँ, सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन बटन भी है, तो उस ज्वाइन बटन की तरफ जाइएगा। एंड आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो हमारी मंथली मेम्बरशिप लेकर के। ठीक है, मेंबरशिप लेकर के, छोटी छोटी मेंबरशिप है दोस्तों, अगर आप चाहते हो चैनल को सपोर्ट करना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ आपको पता ही है, फ्रीली अवेलेबल आपको किया जा रहा है, सारी चीज़ों की PDF से लेकर के
वीडियो लेक्चर तक, ठीक है। तो ऐसी लेक्चर दोस्तों सब जगह नहीं मिलती है, सब जगह चार्ज की जाती है, लेकिन हमने आपको फ्रीली यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो चलिए, इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।